जय हिंद प्यारे बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं हमारे कक्षा 10वीं के विज्ञान के अध्याय नंबर 9 को, जिसका नाम है बच्चों प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। और बच्चों यहाँ पर हम परावर्तन के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं और ये लेक्चर आपका परावर्तन का आखिरी लेक्चर होने वाला है। लेकिन बच्चों आखिरी है इसका मतलब ये नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां से भी आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आज के इस लेक्चर में बेटा मैं आपके लिए लेके आया हूं तीन चार बहुत इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहले हम बात करेंगे अभिसारी तथा अपसारी दर्पण क्या होते हैं, इससे खालिस्तान वगैरह आपसे पूछा जा सकता है। दूसरी फिर बेटा हम बात करेंगे अवतल तथा उत्तल दर्पण के उपयोग की, कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण का उपयोग हम कहां कहां करते हैं। इसके अलावा बेटा मैं आपकी एनसीईआरटी के उदाहरण के जो इसके न्यूमेरिकल है इस चैप्टर के परावर्तन के टॉपिक के, वो इस लेक्चर में कवर करूंगा। तो चलिए एक एक करके बेटा सारी बातें हम देखते हैं कि क्या होता है अपसारी और अभिसारी दर्पण। तो सबसे पहले बेटा मैंने यहां पर दो चित्र बना रखे हैं। आई होप आपको याद होगा कि ये जो दर्पण बना रखा हूं बच्चों मैंने, जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ है, ये है आपका कौन सा, उत्तल दर्पण। और जबकि बच्चों ये जो है जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ है, ये होगा आपका कौन सा बेटा, अवतल दर्पण। अब एक है बेटा उत्तल दर्पण और एक है अवतल दर्पण। इनमें से किसी एक को हम अभिसारी कहते हैं और दूसरे को बच्चों हम अपसारी कहते हैं। तो पहले मैं आपको इन शब्दों के मतलब बताता हूं कि आखिर ये अपसारी का मतलब क्या है। तो बच्चों अपसारी का मतलब होता है फैलाने वाला, यानी जो प्रकाश को फैला दे, प्रकाश को बेटा क्या कर दे, फैला दे, उसे हम बोलेंगे क्या, अपसारी दर्पण। जबकि अभिसारी का मतलब क्या होता है बेटा, अभिसारी का मतलब होता है बच्चों इकट्ठा करने वाला, समेटने वाला, या हम कह सकते हैं एक जगह पर उसको केंद्रित करने वाला। तो हम हिंदी में कह सकते हैं इकट्ठा करने वाला। अभिसरित करना मतलब कि इकट्ठा करना, इकट्ठा करने वाले को क्या बोलेंगे बेटा हम, अभिसारी, और फैलाने वाले को बोलेंगे अपसारी। जैसा कि मैंने यहां पर चित्र में दिखा रखा हूं, ये प्रकाश किरण जब उत्तल दर्पण से टकराई तो बेटा फोकस से जाती हुई प्रतीत हुई। ये प्रकाश किरण भी क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर है दोनों आपतित किरणें, तो फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही है। मतलब कि बेटा इस दर्पण से जब किरण टकराई तो ये किरण इधर गई, ये इधर गई। मतलब कि जो उत्तल दर्पण होता है वो प्रकाश किरणों को फैला देता है, और बच्चों फैलाने वाले को ही हम क्या कहते हैं, फैलाने वाले को हम अपसारी कहते हैं। इसीलिए ये जो उत्तल दर्पण है ये ही आपका क्या होगा बच्चों, अपसारी दर्पण। तो आज से मेरे बालक याद रखेंगे इस बात को कि सर हम उत्तल दर्पण को आज से अपसारी दर्पण बोलेंगे। जबकि बच्चों अवतल दर्पण, अवतल दर्पण क्या कर रहा है, जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही हैं उन्हें फोकस में इकट्ठा कर रहा है। और बेटा इकट्ठा करना, एक जगह पे फोकस कर देना, समेट देना, क्या कहलाता है, अभिसरित करना। यानी कि ये प्रकाश किरणों को अभिसरित कर रहा है। इसीलिए बेटा आज से हम अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण बोलेंगे। आई होप बेटा आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ध्यान रखने की बात है, उत्तल दर्पण मतलब अपसारी दर्पण, और जबकि अवतल दर्पण मतलब अभिसारी दर्पण। कैसे बेटा, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे आपको। खालिस्तान दर्पण अभिसारी दर्पण कहलाता है। तो याद रखें बच्चों, अभिसारी मतलब अवतल और अपसारी मतलब उत्तल। ठीक है, ये एक बात हमने कर लिया। चलिए अब दूसरी बात करते हैं। इस लेक्चर की जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो है क्या बेटा, दर्पणों के उपयोग। बिल्कुल आपको 2 नंबर में ये प्रश्न आ सकता है कि अवतल तथा उत्तल दर्पणों के उपयोग लिखिए। तो बच्चों जब हम उपयोग की बात करते हैं तो हमारे पास 2 प्रकार के दर्पण हैं और हम दोनों के ही उपयोग यहां पर देखेंगे। सबसे पहले बेटा हम देखेंगे अवतल दर्पण का उपयोग। आखिर हम अवतल दर्पण का उपयोग कहां कहां करते हैं इसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं। तो बेटा ये बिल्कुल बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बच्चों देखिए अवतल दर्पण का काम क्या है।
अवतल दर्पण को अभी अभी हमने बोला अभिसारी दर्पण, मतलब ये प्रकाश किरणों को अभिसरित करता है, इकट्ठा कर देता है। तो क्योंकि बेटा एक जगह में इकट्ठा कर रहा है, इससे जो प्रकाश किरण की तीव्रता होगी वो बहुत अधिक होगी। यानी अगर कभी भी मुझे बहुत सारा प्रकाश एक जगह में इकट्ठा चाहिए तो बच्चों में कौन सा दर्पण उपयोग में लाऊंगा? अवतल दर्पण। जबकि उत्तल दर्पण क्या कर रहा है? प्रकाश को फैला देता है। तो जब बेटा मुझे प्रकाश को फैलाना होगा यानी ज्यादा क्षेत्र का प्रतिबिंब बनाना होगा तो उसके लिए मैं उत्तल दर्पण का उपयोग करूंगा। देखिए अवतल दर्पण का जो क्षेत्र है वो बहुत कम है, यानी कि ये कम क्षेत्र के प्रतिबिंब देगा। हाँ लेकिन बेटा प्रतिबिंब बड़े भी बनते हैं इससे। दर्पण जैसे जैसे पास लाओगे अवतल दर्पण, प्रतिबिंब आपको बड़े बड़े दिखाई देंगे। जबकि बच्चों उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब छोटा बनेगा लेकिन ज्यादा बड़े क्षेत्र का प्रतिबिंब बनेगा। ये अंतर आप ध्यान रखिए। तो सबसे पहला उपयोग अगर हम देखें तो इसका उपयोग बेटा हम करते हैं, जैसे आपके पास बेटा टॉर्च तो होगी, टॉर्च में कहां पर इसका उपयोग है? कई लोग पढ़ते हैं टॉर्च में उपयोग कर रहे हैं तो कई बार वो सोचते हैं टॉर्च की जो सामने की कांच है वही अवतल दर्पण है। नहीं बेटा, टॉर्च के सामने की कांच दर्पण नहीं है, वो तो लेंस है। टॉर्च में जो बल्ब लगा होता है, बल्ब के आसपास देखना बेटा इस तरह की चमकती हुई एक सतह होती है, वह होती है कैसी? अवतल। वो जो चमकदार सतह है बेटा वो अवतल होती है। क्यों? ताकि टॉर्च का जो प्रकाश है वो एक जगह में इकट्ठा फोकस हो सके और आपको जो प्रकाश मिल रहा है उसकी तीव्रता अधिक हो सके। दूसरी बात बेटा, जो सर्चलाइट होते हैं, सर्चलाइट में भी इसका उपयोग होता है। कैसे सर्चलाइट में? जैसे बेटा आपने देखा होगा कि समुद्र के अंदर गोताखोर लोग डूबते बेटा और उनके सिर में एक ऐसा लाइट लगा होता है, उस लाइट से क्या होता है? उन्हें पानी के अंदर का दिखाई देता है। तो वो जो सर्च लाइट है उसमें कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ताकि ये अवतल दर्पण प्रकाश को क्या कर सके? इकट्ठा करे और उन्हें अच्छा क्लियर दिखाई देगा। फैल जाएगा तो क्लियर दिखाई नहीं देगा, इसीलिए अवतल दर्पण लगाए। और साथ में बेटा साथ ही साथ इसका उपयोग वाहनों में भी करते हैं। यानी कि आपकी जो स्कूटी होगी या बेटा गाड़ी होगी या कार होगी, उसका जो सामने वाला हेडलाइट होता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अग्रदीप। हाँ बेटा सुनने में अजीब लग रहा है अग्रदीप, लेकिन हेडलाइट भी आप बोल सकते हो। तो वाहनों के हेडलाइट में इसका उपयोग करते हैं। कैसे? हेडलाइट में जो बल्ब लगा होता है उसके आसपास जो चमकदार सतह होती है वह अवतल होती है, ताकि ये प्रकाश को एक जगह इकट्ठा करे और हमें एकदम साफ सुथरा दिखाई दे। प्रकाश को हम फैलाना नहीं है क्योंकि हमें बहुत बड़ी जगह नहीं देखनी, हमें तो केवल रोड में देखना है बेटा, इसलिए इसमें हम अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे। तथा वाहनों के हेडलाइट में किसका उपयोग होता है बच्चों? हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो सबसे पहला ये पॉइंट आप ध्यान रखें, टॉर्च में, सर्चलाइट में, वाहनों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। फिर दूसरा नंबर, इसका जो दूसरा उपयोग है बेटा वो होगा, आप कभी डॉक्टर के पास गए होंगे, अगर बेटा आपके दांतों में कैविटी वगैरह लग गई होगी तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं? पहले आपसे बोलते हैं मुंह खोलो, आ करो। आपने आ करे, फिर वो एक बेटा चम्मच जैसी आपके मुंह के अंदर डालते हैं, देखे होगी आपने। तो वो जो चम्मच जैसी रहती एक्चुअल बेटा उस चम्मच में एक दर्पण लगा रहता है, वो होता है अवतल दर्पण, ताकि आपके दांत का बड़ा प्रतिबिंब दिखे और उन्हें बराबर दिख सके कि दांत में आखिर समस्या कहां पर है। यानी कि वो दांत का एक बड़ा प्रतिबिंब देखना चाह रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं दंत विशेषज्ञ द्वारा, दंत विशेषज्ञ द्वारा दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने में, दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने में। तो ये बड़ी बढ़िया बात है बेटा, याद रखने लायक है कि अवतल दर्पण का उपयोग कहां होता है? बड़ा प्रतिबिंब देखने में। अब और कहां होता है? तो बेटा और उपयोग होता है, आप कभी ना कभी बेटा, कभी ना कभी क्या, कम से कम महीना में एक बार तो जाते ही होंगे। कहां? आप जाते होंगे बेटा कटिंग कराने, है ना, जो हेयर सैलून होते हैं, या लड़कियां जाती होंगी ब्यूटी पार्लर। तो बेटा मैंने एक अनुभव किया कि जब मैं हेयर सैलून जाता हूं, कटिंग कराता हूं बेटा, शेविंग कराता हूं, तो होता क्या है
कि वहां पर मेरी शक्ल बड़ी अच्छी दिखती है यार उनके दर्पण में। मतलब ऐसा कभी कभी लगता है कि यार मैं हीरो से कम तो नहीं हूं। लेकिन जब मैं घर आता हूं और बेटा अपने घर के सामान्य दर्पण में देखता हूं तो मुझे मेरी शक्ल जैसी है वैसी ही दिखाई देने लगती है। मतलब कि आपने भी ऐसा महसूस किया होगा, जो हमारी बच्चियां ब्यूटी पार्लर जाती होंगी बेटा, ब्यूटी पार्लर में आपको ऐसा लगता होगा अरे वाह मैं तो बहुत खूबसूरत हूं, और घर जाके पता चलता होगा अरे यार मैं उतनी भी नहीं हूं जितनी उसमें दिख रही थी। लेकिन बेटा होता क्या है, जो हमारे घर का दर्पण है वो समतल दर्पण है, लेकिन जो पार्लर में या हेयर सैलून में दर्पण है वो एक अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण क्या है, आपके चेहरे की और स्पष्ट इमेज बनाएगा, यानी कि स्पष्ट प्रतिबिंब बनाएगा। इसीलिए वहां पर हमें प्रतिबिंब थोड़ा सा बढ़िया सा बेटा गोरे से दिखते हैं अपन, थोड़ा लाइट भी लगी रहती है वहां पे। अब अपने घर में क्या अपन नॉर्मल लाइट में देखते हैं, इसीलिए भी थोड़ा सा अलग अंतर देखने में आता है। तो तीसरा बेटा शेविंग दर्पण में, शेविंग दर्पण में, तो शेविंग दर्पण में क्यों कर रहे हैं सर इसका उपयोग, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब मैं शेविंग कराने गया तो बेटा बाल जो चेहरे के हैं वो बड़े बड़े दिखे, ताकि मैं एकदम क्लियर उनको अलग अलग साफ कर सकूं प्रॉपर, ठीक है ना। तो शेविंग दर्पण में बालों का बड़ा प्रतिबिंब बनाने में, बालों का बड़ा प्रतिबिंब बनाने में, ठीक है बेटा। और हमेशा ये इस तरह से सेट किया जाता है, आप देखना कि जब आप हेयर सैलून वगैरह जाओगे तो वहां पर इस तरह से दर्पण को सेट किया जाता है कि आप हमेशा, आप बेटा सैलून के किसी भी जगह में बैठो, आप हमेशा देखना बेटा कि आप हमेशा फोकस और ध्रुव के बीच में होंगे, ताकि आपको कौन सी आभासी प्रतिबिंब दिखाई दे। हमने पढ़े ही है कि जब अवतल दर्पण में वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में होती तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। अगर बच्चों वो दर्पण को सही तरीके से फिट ना कराएं तो क्या होगा, कभी कभी हो सकता है आप दर्पण में दूर जब जाएं तो बेटा आपका उल्टा प्रतिबिंब, मुंडी नीचे रहेगी पैर ऊपर रहेंगे, तो बेटा आप चलते फिरते भूत बन जाओगे, है ना। तो अगर आप चाहते भूत ना बनो तो हमेशा इस तरह से दर्पण सेट होना चाहिए कि हम कहां हो, ध्रुव तथा फोकस के बीच में, ताकि हमारा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बन सके और हमें बेटा बड़ा प्रतिबिंब मिल सके, इसीलिए उस दर्पण का उपयोग किया जाता है। फिर इसके अलावा एक और उपयोग मैं आपको इसका बताता हूं, होता क्या है, जो सोलर पैनल होते हैं बेटा, आपने देखे होंगे सौर ऊर्जा उत्पन्न की जाती कैसे, हम सूर्य से आने वाली सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं सोलर पैनल में। तो उनमें बेटा सोलर कुकर वगैरह में, सोलर पैनल वगैरह में एक दर्पण लगा रहता है, वह दर्पण भी अवतल होता है। क्यों होता है सर, देखो सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है वो तो फैला हुआ आ रहा है, उसको मैं इकट्ठा करना चाह रहा हूं तो कौन करेगा ये इकट्ठा, अवतल दर्पण करेगा सर, इसीलिए उसमें हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो ध्यान रखें, सोलर कुकर में या बेटा सोलर पैनल में, सोलर पैनल में प्रकाश पुंज की तीव्रता बढ़ाने के लिए, प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने के लिए। तो इस तरह से बहुत अच्छे अच्छे उपयोग है बेटा जो हम करते हैं और इससे हमें फायदे भी देखने में मिलते हैं बढ़ाने के लिए। चलिए ये तो थे अवतल दर्पण के उपयोग, आप कम से कम बेटा कोई भी 2 या 3 उपयोग याद कर ले, ताकि बोर्ड परीक्षा में अगर आएगा तो आपसे बन जाना चाहिए। अब हम देखते हैं अगला, यानी कि उत्तल दर्पण के उपयोग, उत्तल दर्पण के उपयोग। तो बच्चों उत्तल दर्पण का उपयोग कहां पर किया जाता है, ध्यान से सुनेंगे। आप बेटा जो स्कूटी चला रहे होगे, बाइक चला रहे होगे, आपके घर में जो कार होगी, बाइक होगी, स्कूटी होगी, उसमें देखे होगे बेटा साइड मिरर लगे रहते हैं। तो वो साइड मिरर का क्या काम है बेटा, उन साइड मिरर का काम है, उनको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, पार्श्व दर्पण। साइड मिरर को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, पार्श्व दर्पण, लेकिन हम साइड मिरर ही बोल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो साइड मिरर का काम क्या है बेटा, कि हम उससे पीछे का प्रतिबिंब देखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमेशा उत्तल दर्पण लगाते हैं। क्यों सर क्यों लगाते हैं, देखो 2-3 फायदे सुनो। पहली बात, उत्तल दर्पण क्या करेगा बेटा, हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। अगर तुमने गलती से अवतल दर्पण लगा लिए तो जो पीछे से ट्रक आ रहा है बेटा वो आपको उल्टा दिखाई देगा,
क्या आप चाहते हो कि आपको उल्टा दिखाई दे? नहीं चाहते सर, हम तो चाहते सीधा ट्रक दिखाई दे, तब तो हम सावधान होंगे। और दूसरी बात, अगर मान लो आभासी प्रतिबिंब ही चाहिए तो हम तो क्या करते, अब उत्तल की जगह बेटा समतल दर्पण भी लगा लेते, घर के आईना ले जाके बेटा उसमें लगा लेते अपन, तो उससे भी तो सीधा प्रतिबिंब मिलता। लेकिन उत्तल दर्पण जो है भले छोटे प्रतिबिंब देता है, लेकिन मैंने आपको बताया इसका जो एरिया होता है, इसका जो क्षेत्र होता है, प्रतिबिंब का क्षेत्र जो होता है बड़ा होता है बेटा। बड़ा क्षेत्र है मतलब कि ये दूर तक के क्षेत्र का प्रतिबिंब बना सकता है, तो हमें दूर तक का ढेर सारा क्षेत्र दिखाई देगा, यानी कि हमें पूरी रोड दिखाई देगी कि पीछे से कौन सा वाहन आ रहा है, और हम आसानी से सावधानी पूर्वक गाड़ी चला पाएंगे। तो इसका उपयोग बच्चों ध्यान रखना कि किसमें होता है, वाहनों में, वाहनों में पार्श्व दर्पण के रूप में। पार्श्व दर्पण लिखे बेटा, अगर आपको ये शब्द कठिन लगता है तो साइड मिरर भी लिख दे, इतना कोई नहीं, आजकल इतनी हिंदी इंग्लिश चलती है। वाहनों में पार्श्व दर्पण में वाहन के पीछे का प्रतिबिंब देखने के लिए, वाहन के पीछे का प्रतिबिंब देखने के लिए, पीछे का प्रतिबिंब देखने के लिए, तो ये भी एक प्रश्न बन जाता है, सुनना मेरी बात ध्यान से, कि आखिर वाहनों में इसका उपयोग क्यों हो रहा है देखने के लिए। तो हाँ, प्रश्न हमारा ये बनता है बच्चों कि आखिर सर मैं वाहनों में उत्तल दर्पण का ही उपयोग क्यों हो रहा। अगर आपको बोर्ड परीक्षा में ऐसा प्रश्न जाए कि वाहनों में पार्श्व दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है क्यों, पहला तो ये आ सकता है बेटा एक नंबर में कि वाहनों में पार्श्व दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है, तो याद रखने की बात है बच्चों उत्तल दर्पण का। और दूसरी बात कि उत्तल दर्पण का ही उपयोग क्यों होता है, ये आ गया, तो आप बोलोगे वाहनों में पार्श्व दर्पण में उत्तल दर्पणों का उपयोग किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र का सीधा एवं आभासी प्रतिबिंब प्रदान करते हैं, जिससे पीछे का ट्रैफिक हम देख करके सावधानी पूर्वक गाड़ी चला सकते हैं। ठीक है, इतनी सी बात है बेटा। अब ये हो गया दर्पण के उपयोग, और दूसरा उपयोग, कम से कम दो दो उपयोग तो आपको पता होना चाहिए। अब बेटा आपने देखोगे जो सनग्लासेस मिलते हैं, सनग्लासेस मतलब कि मैं बात कर रहा हूं कि हम ऐसे सनग्लासेस की बात कर रहे हैं जिनमें बेटा धूप जो आ रही है, गर्मी के दिनों में सनग्लासेस हम लगाते हैं, चश्मा लगाते हैं, उसमें बेटा जो धूप आ रही है पूरी की पूरी हमारी आंखों तक नहीं पहुंचती, उसमें हम लगा देते हैं क्या, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण करेगा क्या सर, जो धूप सूर्य से आ रही है उसके कुछ हिस्से को ये परावर्तित कर देगा, फैला देगा बेटा, ताकि उससे हमारी आंखों तक कम प्रकाश पहुंचे और हमारी आंखों को गर्मी कम लगे। यानी कि हम बोल सकते हैं धूप के चश्मों में, सन ग्लासेस लिख दो बेटा, या एक्चुअल हिंदी में तो लिखना चाहिए धूप के चश्मों में इसका उपयोग होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तो ये रहा बेटा एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए अब हमारे पास है दो सवाल, आपकी बेटा किताब के एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन में करा रहा हूं। उदाहरण नंबर 9.1 आप लोग चाहे तो अपनी बुक से बेटा मिला लें, प्रश्न यही है। क्या कह रहा है ये प्रश्न, किसी ऑटोमोबाइल मतलब बेटा गाड़ी की बात कर रहा है, मैं पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। वक्रता त्रिज्या मतलब बेटा आर। अब उत्तल दर्पण है, थोड़ा सा बेटा कभी भी आप प्रश्न करें तो एक छोटा सा चित्र बाजू में बना लें ताकि चिन्ह परिपाटी में आपसे कोई गलती ना हो। तो इस तरह का बेटा आपके पास उत्तल दर्पण है, और उत्तल दर्पण में क्या बोल रहा है इसमें बच्चों, सबसे पहली बात तो केंद्र इधर होगा, वक्रता केंद्र, ये हो गया ध्रुव, ये हो गया फोकस। तो वक्रता त्रिज्या दी हुई है, ये धनात्मक होगी क्या बेटा, इस साइड की सारी दूरियां धनात्मक होती है, तो जो वक्रता त्रिज्या हमें दी हुई है 3 मीटर, वो बेटा धनात्मक लिखूंगा मैं 3 मीटर। और साथ में क्या बोल रहा है, यदि एक बस, कोई बस है बेटा दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है, मतलब ये बस काय का काम करेगी, वस्तु का। वस्तु कितनी दूर है बेटा, 5 मीटर की दूरी पर है, मतलब u बराबर, अब बस कहां बेटा, दर्पण के सामने यहां कहीं है, इस साइड है, इसीलिए ऋण 5 लूंगा मैं। वस्तु तो हमेशा वस्तु की दूरी ऋणात्मक ही लेना है,
तो प्रतिबिंब की स्थिति कि प्रतिबिंब कहां बनेगा बताना है, और प्रकृति मतलब कि वास्तविक आभासी उल्टा सीधा कैसा बनेगा, और साइज यानी कि आकार। तो चलिए बताएंगे बेटा, बताएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े आराम से हम बताएंगे। सबसे पहले आर से हमें निकालना होगा एफ, फोकस दूरी। तो बेटा फोकस दूरी के लिए क्या है, फोकस दूरी मैंने बताया कि ये बीचों बीच बनता है, मतलब फोकस दूरी जो एफ है वो आर का बेटा आधा होगा, यानी कि एफ बराबर होता है आर बाई टू। आर बाई टू मतलब बेटा 3/2, और 3/2 मतलब 1.5 मीटर, ये आ गया। अब v निकालना है बच्चों मुझे, है ना, बस प्रतिबिंब की दूरी निकालना है। तो कुछ नहीं बेटा, हमने इस अध्याय में एक ही तो सूत्र पढ़ा है, क्या कहता है सूत्र, दर्पण सूत्र, जिसका नाम है 1/f बराबर 1/u धन 1/v। ये है बेटा आपका क्या, दर्पण सूत्र। तो चलिए मान रखते हैं f की जगह क्या रख दिया बेटा मैंने, f की जगह बच्चों हमने रख दिया 1.5, 1/u, u की जगह बेटा ऋण 5 धन 1/v। v तो मुझे निकालना है, ज्यों का त्यों लिख दूंगा बेटा मैं। तो चलिए इसी बात पर अब हम इसमें गणित हल कर ले, हमारा काम हो जाएगा। ये देखिए दशमलव में हटा रहा हूं, तो दशमलव के बाद एक अंक है, इसलिए एक शून्य ऊपर लग जाएगा, 10/15। ये ऋण में है बेटा, इस साइड आएगा धन का हो जाएगा 1/v। एलसीएम लेते मेरे बच्चों से बनता है बेटा 15 और 5 का, अगर आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा बेटा, 15 ही आएगा। ये हो जाएगा 10, 5 से भाग दोगे 3 बार जाएगा, बराबर 1/v। 10 और 3 13/15 बराबर 1/v। तो यहां से बच्चों v आ गया कितना, 15/13। और जब इस 15/13 को हम हल करेंगे बेटा, 13 एकम 13 बच गए 2, हो गए 20, 13 एकम 13 बच गए 7, 13 पना 65। ये आ जाएगा बेटा क्या, मीटर में 1.15 मीटर या 15/13 मीटर। ये तो आ गया v। लेकिन बेटा क्या मुझे केवल प्रतिबिंब की दूरी निकालनी थी, नहीं 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 बेटा, मुझे तो बहुत सारी बातें बतानी। सबसे पहले स्थिति बताना, तो मैंने बता दिया सर कि स्थिति कहां होगी, 1.5 मीटर दूरी पर। धनात्मक आई मतलब कि पक्की बात है प्रतिबिंब उस तरफ बनेगा, और हम तो जानते ही बेटा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है और दर्पण के पीछे की ओर बनता है। तो यहां पर हमें एक बात पता चली कि v कैसा है बेटा, धनात्मक है। धनात्मक होना मतलब कि उस तरफ होगा, प्रतिबिंब उस तरफ बनेगा, उस तरफ बनेगा मतलब कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा बच्चों, प्रतिबिंब आभासी। और उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव आभासी के साथ साथ वस्तु से छोटा होता है, तथा वस्तु से छोटा एवं सीधा होगा, है ना। वस्तु से छोटा तो अभी हम देख लेंगे, लेकिन बेटा आभासी तथा सीधा होगा। पहले तो ये लिख ले, मतलब कि जो बस दिखाई देगी साइड मिरर में हमको, वो सीधी दिखाई देगी, देती छे बेटा, और साथ में आभासी प्रतिबिंब होगा। दूसरी बात, हमें निकालना है इसका आकार, साइज। तो बेटा साइज के लिए कभी भी हमें निकालना होता है आवर्धन। आकार पूछे मतलब आप क्या निकाल दोगे, आवर्धन। m बराबर हमने सूत्र पढ़ा बेटा -v/u। अब -v की जगह कितना रख दूं मैं, 15/13, या बेटा 1.15 बटे u कितना है बच्चों, u है -5, -5। तो ये हो जाएगा कितना, माइनस से माइनस गया 0.5 दूनी 10 और 5 तिया 15। आवर्धन की बेटा कोई इकाई नहीं होती, याद रखना, ये इकाई रहित है, इसीलिए हम बोलेंगे 0.23 गुना प्रतिबिंब बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा। अगर 1 दशमलव कुछ होता, 2 दशमलव कुछ होता तो बड़ा प्रतिबिंब बनता। 0 ये बता रहा है बच्चों क्या, कि प्रतिबिंब वस्तु से कितना छोटा होगा, 0.23 गुना छोटा होगा। बहुत अच्छी बात है बेटा, याद रखने वाली बात है, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब इसके बाद एक और सवाल है मेरे पास, वो भी हम देख लेते हैं। 9.2 आपकी बेटा एनसीईआरटी का उदाहरण नंबर 9.2 है। सवाल क्या कह रहा है, कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब, बिंब मतलब बेटा वस्तु, वस्तु की ऊंचाई दी है, मतलब h दिया है 4 सेंटीमीटर। हमेशा बेटा वस्तु हम कैसी लेते हैं, ऊपर की तरफ लेते हैं, यानी कि धनात्मक होगी, ठीक है। किसी
15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, मतलब फोकस दूरी दी हुई है 15। अब धन और ऋण तो अभी हम देख लेंगे, जब हमें दर्पण का प्रकार पता चलेगा तो हम बता ही देंगे। फोकस दूरी के अवतल दर्पण, तो जैसे ही बच्चों मैंने देखा अवतल दर्पण, तो मुझे पता है कि अवतल दर्पण इस तरह का होगा, इसमें बीचों बीच ये ध्रुव हो गया बेटा, और ये हो गया मुख्य अक्ष, यहां पे है फोकस, और यहां पर हो गया वक्रता केंद्र। तो फोकस दूरी कैसी होगी, ऋणात्मक होगी, तो यहां पर फोकस दूरी हो गई ऋणात्मक। पर रखा है दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। मतलब बेटा हमें यह बताना है कि अच्छा दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखे हैं अपन ने। बिंब मतलब बेटा वस्तु को यू दिया है 25 सेंटीमीटर, लेकिन यू तो सर हम हमेशा नेगेटिव लेते हैं। अब मुझे निकालना क्या है, वही सब बातें बेटा, वी निकालना है ना, कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा वो निकालना है। प्रतिबिंब की प्रकृति मतलब कि वास्तविक आभासी, और बेटा साइज बताना है। बता देंगे सर, कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे बताएगा बेटा, दर्पण सूत्र लगा दे। क्या कहता है हमारा दर्पण सूत्र? दर्पण सूत्र सर चीख चीख करके बताता है 1/f बराबर 1/u धन 1/v। 1/f क्या रखूं बेटा, f रख दू ऋण का 15। क्या आ गया बच्चों, f ऋण का 15, u आ गया बेटा, u आ गया ऋण का 25, और v तो मुझे निकालना है। तो चलिए देखते हैं बेटा, ये हो गया क्या, 1/15। या एक काम करें सर, हम ऋण को ऊपर लिख लें तो कौन सी बुराई है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। और ये जो है ऋण का इस साइड आएगा तो धन हो जाएगा, 1/25 बराबर 1/v। ठीक है ना बेटा। अब एलसीएम निकालते बनता है आप लोगों से, 15 और 25 का एलसीएम निकाल लीजिए। कितना आएगा बेटा, 25 या 75 आएगा सर एलसीएम। 75 एलसीएम आया तो देखो 15 पना 75 ऋण का 5, 25 तिया 75 धन का 3। तो यहां आएगा बेटा ऋण का 2/75 1/v। अगर सर मुझे v चाहिए तो देख बेटा 1/v है, उल्टा कर दे v निकल जाएगा, इसको भी उल्टा करो तो कितना हो जाएगा 75/2। मतलब बेटा ऋण का 3 और 7.5 सेंटीमीटर। ये तो आ गई सर वस्तु की दूरी, सॉरी प्रतिबिंब की दूरी। अब प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक आई है सर, ऋणात्मक आई है बेटा, मतलब ये बता रहा है कि प्रतिबिंब हमारा जो होगा वो इसी तरफ होगा। वस्तु मान लो इधर थी तो प्रतिबिंब बेटा मान लो इधर कहीं होगा, तभी तो v ऋणात्मक है। धनात्मक आता तो उस साइड होता। तो v अगर ऋणात्मक आया है तो ये ऋणात्मक चिन्ह चीख चीख करके बता रहा है कि प्रतिबिंब इस तरफ बना है। ठीक है बेटा। अब कैसा प्रतिबिंब बनेगा, इस तरफ है मतलब कैसा बनेगा बच्चों, तो हम बोल देंगे सर प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक के साथ साथ उल्टा होगा। तो वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है सर। अब और क्या बताना है, प्रतिबिंब का आकार कि बड़ा छोटा, कितना बड़ा कितना छोटा, तो बता देंगे सर, कौन सी बड़ी बात है। एम बताना है, तो एम बराबर क्या होता है, -v/u। और बेटा -v/u होता है, और साथ ही साथ एक और सूत्र होता है h'/h। h' क्या होता है बेटा, प्रतिबिंब की ऊंचाई या प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार। तो चलिए मान रखते हैं माइनस v कितना आया बेटा, -37.5। u कितना है बच्चों, u है -25 बराबर h', पता नहीं सर कितनी है, h कितनी है बेटा, h हमें दी हुई थी प्रश्न में, h हमें दिया था कितना 4 सेंटीमीटर, तो h की जगह बेटा हमने रख दिया 4। अब बची गणित जो कि है हमारा फेवरेट सब्जेक्ट, ऋण ऋण का धन, और गुणा करेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा, 5 चौके 20 बच गए 2, 4 सत्ते 28 और 2 30 बच गए 3, 4 तिया 12 और 3 15, 150 आएगा बेटा, दशमलव जीरो हटा दें और ये चला जाएगा 25 उस साइड, ऋण 25 h', 25 बटे में ले आते हैं तो h' बराबर 150 बटे ऋण 25, 25 एकम 25 छिक्का 150, h' बराबर ऋण 6। अब ये ऋण 6 क्या बता रहा है बेटा, ऋण है मतलब कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, 6 है मतलब 6 गुना बड़ा,
6 गुना, सॉरी बेटा 6 सेंटीमीटर बड़ा, सॉरी 6 गुना, m अगर 6 आता ना तब हम बोलते 6 गुना बड़ा, तो ये ऋण 6 सेंटीमीटर। तो हम फाइनल उत्तर जब लिख के आएंगे परीक्षा में तो हमें उत्तर इस तरह से बराबर लिखना होगा बेटा। उत्तर ऐसे लिखोगे आप क्या लिखोगे कि वस्तु का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर होगा बेटा, ऋण 37.5, या आप बोल सकते हो ऋण तो बेटा ये बता रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब है और दर्पण के सामने बन रहा है 37.5 दूरी पर कहां बनेगा बेटा, दर्पण के सामने बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा। और बच्चों दर्पण के सामने के साथ साथ वास्तविक होगा और साथ ही साथ तथा उल्टा एवं कितनी ऊंचाई वाला बेटा, 6 सेंटीमीटर आकार वाला होगा। ये हमने देखिए एक लाइन में पूरी बातें लिख दी हैं, हमारा पूरा उत्तर लिख दिए हैं। तो यहां पर बेटा प्रकाश का परावर्तन तो हमने कर लिया कंप्लीट बढ़िया से बेटा। अब अगले लेक्चर के साथ हम शुरू करेंगे इस अध्याय का अगला पार्ट, जो कि बेटा थोड़ा सा बच्चों को कठिन लगता है, लेकिन चिंता मत करिए, मैं आपको कठिन लगने नहीं दूंगा बेटा। अगला पार्ट होगा प्रकाश का अपवर्तन, जो हम अगले लेक्चर से समझेंगे। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, हैव अ गुड डे। आप लोग अपना ध्यान रखिए और अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रखिए और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी को बाकायदा स्पीड से चलाते रहिए।